मैं इसकी चर्चा इसलिए कर रहा हूँ थोड़ा सा शौक के रूप में कि हमारे देश में अगर यही हालात रहे तो हम चाइना जो सबसे नजदीक का देश हो गया है, जिससे सबसे अधिक प्रतियोगिता हमारी है, उससे तुलना करना तो बहुत दूर की बात है। हम अगले 10 साल अगर सावधान नहीं हुए, अगर इसी गति में हमारी शिक्षा व्यवस्था चलती रही और इसी शिक्षा व्यवस्था के प्रोडक्ट हम बनते रहे और इसी तरह से अनप्रोडक्टिव अनुत्पादक समय का प्रयोग करते रहे, तो हम चाइना से लगभग 500 साल पीछे एक दशक में हो जाएंगे। जब 10 वर्ष में 500 एक आंकड़ा बताता हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम आप लोगों को बहुत लोग सुनने लगे। ये हमारी मातृशक्ति सुनी है कि नहीं? हम जानबूझ के दोहरा AI के नाम सुनते हैं ना आप लोग? एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया लॉज एक नया टेक्नोलॉजी। आने वाली शताब्दी जो चल रही है, इसका जो शेष हिस्सा है, ये AI युग होने वाला है। AI एज, आर्टिफिशियल एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब जिस देश में AI जनरेटिव जितने अधिक डेवलप होंगे, विकास होगा, इनोवेशन होगा, और वह AI का इनोवेशन सामाजिक सरोकार के एल्गोरिदम पर होगा, डेमोक्रेटिक एल्गोरिदम पर होगा, कैपिटलिस्टिक एल्गोरिदम पर नहीं होगा। अगर इस तरह का भारत अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटिव डेवलप नहीं कर पाता है, तो हमारे हालात चाइना में विगत 10 वर्षों विगत 10 वर्षों में चाइना में 38,425 AI जनरेटिव डेवलप किया। अमेरिका जैसा ताकतवर देश जो अपने को टेक्नोलॉजी का जैंट दादा होगा टेक्नोलॉजी, वो मात्र 6,245 AI जनरेटिव बना पाया। चाइना उससे 6 गुना और भारत अभी 23 जनरेटिव AI बनाने में भी सफल नहीं हो पाया है, प्रक्रिया में है। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं, ये जो मोबाइलिया को बात करोला सब सोचा ना कि हमको बड़ा गोपनीय बात करते हैं, केहू के कहाँ पता चलत हुई कि हम कौन मैसेज करे थी, के मैसेज करे थे। आपको मालूम होना चाहिए कि ये जितने डेटा हैं आपके, आप अगर फोन को बंद करके भी बात करते हैं, अगर निकट फोन है, तो आपकी पूरी प्रोफाइल अमेरिकन डिजिटल जायंट्स जो कंपनियां हैं, टेस्ला से लेकर, माइक्रोसॉफ्ट से लेकर, गूगल से लेकर, अमेजॉन से लेकर, इन सभी के पास आपके सारे डेटा वहां पर आपकी गोपनीयता भंग कर रहे हैं और डेटा उनके पास। आप अगर आपस में बात करिए, 4 लोग बैठ करके और किसी एक प्रोडक्ट की बात करिए, आप देखिएगा थोड़ी देर बाद उसी प्रोडक्ट का नोटिफिकेशन आपके ऊपर आना शुरू हो जाएगा कि अगर घड़ी की बात कर रहे हैं तो आइकन टपक जाएगा, राडो टपक जाएगा। किसी प्रोडक्ट की बात करें, उससे संबंधित सारी कंपनियां जो उससे डेटा खरीदती हैं, डिजिटल कंपनियों से जाए, उनसे डेटा, हमारा आपका डेटा खरीदती है, जिसमें यह तय होता है कि हम लोग किस विचारधारा के हैं, कौन सा आर्थिक उत्पाद है, हमारी जीवन शैली क्या है। कारण क्या है? क्योंकि भारत के पास अपना क्लाउड ही नहीं है। हम मजबूर हैं अमेरिकन क्लाउड सर्विसेज पर बैंक करने। हमारे पास सक्षम AI जनरेटिव्स नहीं है।
हमारे पास सक्षम डेटा सेंटर नहीं है। इसमें किसी सरकार का दोष नहीं है। अगर दोष है सबसे बड़ा तो हमारी शिक्षा व्यवस्था। हमारी शिक्षा व्यवस्था 1835 में इंडियन एजुकेशन एक्ट आया और उन्होंने हमको नौकर बनाया। पूरे भारत के युवाओं की मानसिकता 1835 के बाद से जो युवा हुए उसमें तो दिवंगत हो गई कई जनरेशन, लेकिन धीरे 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 हम हमारे विचारों का एल्गोरिथम, हमारा सॉफ्टवेयर ऐसा हो गया कि हम वैचारिक रूप से पूरी तौर पर अभी भी पाश्चात्य सभ्यता, संस्कृति और दर्शन के गुलाम हैं। राजनीतिक रूप से स्वतंत्रता मिल गई 1947, लेकिन मैं कहूंगा तो आपको लगेगा आश्चर्य कि नहीं, हम तो स्वतंत्र हैं, लेकिन विचारों में देखिए ये बतावा कि 14 फरवरी हमारे भारत का कौन सा दर्शन त्योहार कोई है क्या? 14 फरवरी। लेकिन आपको आश्चर्य होगा उसी इंपैक्ट है उसी एजुकेशन पद्धति का कि जो 14 फरवरी को भी एक आंकड़ा आया है कि जो ऐप होते हैं डेटिंग ऐप, युवा लड़के लड़कियां आपस में मिलते हैं तो बूढ़े भी मिलने लगे ऐप पर। तो डेटिंग ऐप क्या जो बिजनेस, आपको आश्चर्य होगा सिर्फ भारत का एक हफ्ते का डेटिंग ऐप से इनकम हुआ है $1.4 बिलियन। 1.4 बिलियन। ये कौन सा संस्कृति में जी रहे हैं? हम कहेंगे स्वतंत्र हैं, हम कहां करते हैं? हमको होली दिवाली मनानी है तो मैं पूरे देश में शिक्षाविदों से बात करता हूं, बच्चों से बात करता हूं तो पूछता हूं कि होली क्यों मनाई जाती है। अभी होली आ रही है उससे मैं जिक्र करता हूं, उन्हें नहीं मालूम। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे मनाओ, लेकिन होली के बारे में उसकी दार्शनिक पृष्ठभूमि नहीं मालूम। बहुत मालूम हो तो कहेंगे कि वो हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका, अपने गोद में लेके प्रहलाद को बैठ गई तो क्योंकि वो विष्णु का शिष्य था तो चाहते थे कि हमारे साथ जुड़े, इसलिए जला दो, मार डालो, लेकिन वो बच गया विष्णु के प्रभाव से, भगवान विष्णु के प्रभाव से, और वो मर गई होलिका। इतना ही कथा नहीं। हमारी जो मूल संस्कृति में होली के त्योहार का इस प्रकृति धर्मा संस्कृति में कैसे विकास हुआ था, किस तरह से ये किसानों के कृषि उत्पादन से जुड़े हुए आह्लादित, आनंदित होने और उत्साहित होने का पर्व था, ये हमारे विचारों से एल्गोरिथम का हिस्सा ही नहीं है। हम नहीं जानते कि जब फसल पहली बार हुई थी तो हमारे ऋषियों ने वैदिक काल में जौ को, अग्नि को समर्पित करते हुए उसको प्रसाद के रूप में जब खाया था उसको होलक कहा था, और प्रसन्नता से उसको जब कृषि का त्योहार मना रहे थे, प्रकृति को धन्यवाद दे रहे थे, कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे थे। वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयामि, हे प्रकृति तुम्हारी कृपा से, तुम्हारे आशीर्वाद से ये फसलें हमारे लिए हुई हैं, इसको मैं आपके प्रसाद के रूप में कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए ग्रहण कर रहा हूँ। और अभी भी गांव में हो सकता है, अभी भी हो रहा हो, हम तो छोटे थे गांव में, तो मटर जो भूली जाती थी उसको कहते थे हो रहा। आप यहाँ भी कहते हैं क्या कि हो रहा? कहाँ कह रहे हैं? होलक। लेकिन ये हमारी शिक्षा व्यवस्था में माध्यम से नहीं है। कुछ बूढ़े लोग धीरे धीरे जनरेशन टू जनरेशन कहते गए, लेकिन बड़ी खूबसूरती से शिक्षा व्यवस्था ने कह दिया नहीं, आधुनिक नहीं है। आधुनिक तो वो है जो यूरोप की भाषा जानता है, जो यूरोप की सभ्यता के बारे में
अपने जीवन को उसमें उतार दिया है। आधुनिक वो है जो भारत की संस्कृति से कट गया है। अगर भारत की संस्कृति है, विचारधारा है, तो कहेंगे वो पिछड़ी है। और अंग्रेजों ने जानबूझ करके साजिशन 1835 में जो एजुकेशन की पद्धति अपनाई, उसमें उन्होंने टेक्स्ट बुक में करिकुलम, सिलेबस, टेक्स्ट बुक, पेडागॉजी, शिक्षण पद्धति, असेसमेंट, मूल्यांकन और स्कूल कल्चर और एनवायरमेंट, सबसे उन्होंने भारत को हटाया। या भारत को रखा तो किस रूप में रखा? जो भारत का एक सदियों से जब कोई एक सभ्यता लंबे अंतराल तक चलती है, तो कालांतर में कुछ न कुछ उसमें अपने मूल नाभिक से फिसलन होता है, जिपसम होता है, डेविएट करता है, बड़ा नेचुरल को। उन्होंने भारत की संस्कृति और सभ्यता को उसी मूल से जो डिगे हुए हमसे विकृत स्वरूप, उसी के आधार पर फॉल्ट लाइन क्रिएट कर दिया और कहा यह है भारत, जिससे कि हमारे युवा समझें कि भाई ये भारत तो सामाजिक न्याय से दूर है, ये भारत तो वैयक्तिक स्वतंत्रता से दूर है, ये भारत तो टेक्नोलॉजी से दूर है, ये भारत तो वैज्ञानिक स्वभाव से दूर है। ऐसा भ्रम पैदा कर दिया, भारत को ही समूचे दर्शन को अवैज्ञानिक घोषित कर दिया। तो मैथोलॉजी है, किससे कहानियां हैं। यहाँ पर सिर्फ जाति विभाजन है, भाषाई विभाजन है, क्षेत्रीय विभाजन है, रेशियल विभाजन है, प्रजाति विभाजन है। ये देश कभी देश रहा ही नहीं, ये भी बहुत ही पुरजोर ढंग से घोषित करते हैं। और यहाँ तक भाषाओं का झगड़ा के आग लगा दिया। उन्होंने कह दिया कि ये भारत में तो 5 तरह के भाषा समूह हैं, एक आर्यन, एक द्रविडियन, एक ऑस्ट्राइट, एक लिग्राइट, एक इंडो तिब्बतन। और उनका वो ऐसा झगड़ा लगाया हुआ है कि आज भी बंधुओं भारत के तमाम हिस्से के लोग भाषाओं में उलझ करके झगड़े करते हैं। कभी तमिलनाडु से आवाज उठती है, कभी महाराष्ट्र से आवाज उठती है, कहीं किसी दूसरे प्रांत से उठती है कि हम तो राष्ट्रभाषा को नहीं मानते, हमारी भाषा महान है। जबकि भारत की संस्कृति ये थी कि सारी भाषाएं ही महान हैं। भाषा तो किसी भी क्षेत्र के दर्शन और संस्कृति के संवहन का माध्यम होती है। भाषा से एक दूसरे में कोई जुड़ाव नहीं होता। अच्छा भी बताइए, भगवान रामचरितमानस को सुनते होंगे, रामलीलाएं भी देखा हो। भगवान राम जब अयोध्या से चलते हैं और रामेश्वरम तक जाते हैं, श्रीलंका से युद्ध करते हैं, और जब वो रास्ते में जाते हैं तो निषाद राजपुर से लेकर केवट राज से लेकर और पूरे चित्रकूट से लेके पंचवटी से लेके किष्किंधा से लेके सभी जगहों पर जो वहां के रहने वाले लोग थे, उनको प्रेरित करके रावण के उस विशालकाय आतताई साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए अपने साथ उन्हें प्रेरित करते हैं। तो क्या बिना भाषा के जाने हुए करते हैं? क्या उस समय कोई एआई या गूगल का लैंग्वेज ट्रांसलेटर था क्या? इसका मतलब है कि भाषा क्षेत्रीय थोड़े थोड़े परिवर्तनों के साथ, अगर आज भी आप जहां से यात्रा करें पैदल, हवाई जहाज से, ट्रेन से नहीं, अगर पैदल यात्रा करें और प्रतिदिन आप 20 किलोमीटर चलें, हर 20 किलोमीटर पर आपको जो भाषा में थोड़े थोड़े परिवर्तन दिखेंगे, अगर उसके साथ समायोजित करते जाइए तो रामेश्वरम पहुंचते पहुंचते इस देश की सारी भाषा सीख लेंगे। और ये मैं कोई बात सैद्धांतिक नहीं करूँ,
इधर जब भारतीय शिक्षा बोर्ड की बात करके गया, चौबे साहब कर्नाटका में, तमिलनाडु में, केरला में, तो मुझे लगा कि यहाँ जब तक उनकी भाषा में न बोलो तब तक उनका दिल नहीं जुड़ता। अंग्रेजी में कितना ही बोलो, हिंदी में तो सुनते नहीं। तो मैंने कोशिश की, एक छोटा सा प्रयास, कि जब भी प्रांतों में जाता हूँ तो वहां 10 मिनट तक उनकी भाषा में ही बोलता हूँ भारतीय शिक्षा बोर्ड के बारे में। सीख लिया, और जब सीखा तो मुझे लगा कि दक्षिण की भाषा में तो 70% शब्द संस्कृत के ही है। दूर दूर से लगता है बड़े भिन्न है ये, लेकिन पार्ट टाइम कहाँ से हुई? हम भी उसी पद्धति से पढ़े थे, तो हमको लगता था सब भाषाएं अलग अलग हैं, लेकिन जब भाषाओं के अंतर संबंधों को देखना शुरू किया तो मुझे लगा कि भारत की भाषाओं में भी समानताएं हैं। जब यही बात अमेरिका का दार्शनिक विल डुरांट कहता है कि विश्व की समस्त भाषाओं की जननी संस्कृत है, विश्व की सभी संस्कृतियों का जन्म भारत की भूमि से हुआ है, जिसमें 24 वॉल्यूम लिखा है स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन। वहाँ पीछे, एकदम पीछे, तो पूरी सिविलाइजेशन का पूरे विश्व का अध्ययन करके कहना। थर्ड बी वाली सब बच्चियाँ हैं, थर्ड बी के सब बच्चे हैं, सब नहीं आया, मैं भूये भूमि और चली गई। दुनिया में मम्मी कोई आया है? उत्पन्न हुई और आज भी, तो वो भारत के। लेकिन हमको तो सर्टिफिकेट चाहिए ना, जब तक कोई वेस्टर्न वाला ना कहे हम मानेंगे नहीं। जब कोई जर्मन फिलोसोफर, अमेरिकन, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी का कोई आदमी कहता है कि भारत महान है तो कहेंगे हाँ मान लेते हैं। अगर कोई भारत का विद्वान कहे कि भारत महान है तो 10 प्रश्न उठा करके कहेंगे बकवास करते। अगर ये हॉटलाइन के बारे में हम बात करेंगे, मैं तो थोड़े से आपको संकेत दे रहा था, तो मुझे लगेगा कि कहीं दिल लग जाता। और ये कोई भजन वाला प्रवचन तो है नहीं कि आप बहुत घंटे सुनोगे, क्योंकि जब भी कोई बौद्धिक बात होती है तो थोड़ी देर में ही कई लोगों को नींद भी आने लगती, लेकिन जगना पड़ेगा, क्योंकि भक्ति अच्छी चीज है, मैं इसको नकार नहीं रहा हूं। लेकिन गीता में भगवान कृष्ण ने निष्काम कर्म योग को केंद्र में रखते हुए ज्ञान और भक्ति श्रद्धा की बात की है कि याद रखना, गीता सिर्फ अगरबत्ती दिखाने के लिए नहीं है। लाल कपड़े में बात कर, गीता को जीना पड़ेगा और ऐसी शिक्षा व्यवस्था लानी पड़ेगी तो भारत में भारत के महापुरुषों के व्यक्तित्व को केंद्र में रखकर बच्चों के मानस को इस तरह से गढ़े कि उनके अंदर रामत्व की प्रतिष्ठा, उनके अंदर कृष्णत्व की प्रतिष्ठा, उनके अंदर शिवत्व की प्रतिष्ठा, उनके अंदर शक्तत्व की प्रतिष्ठा, उनके अंदर हनुमत तत्व की प्रतिष्ठा, ये दूसरे अन्य महापुरुषों की प्रतिष्ठाएं करके अपने पूरे के पूरे एल्गोरिथम को आयातित क्यों कर रहे हैं? और बंधुओं, जब कोई विचार आयातित करता है, इंपोर्ट करता है, वो पूरी जिनका विचार आयातित करते हैं उन्हीं का सब कुछ हम श्रेष्ठ मानते हुए और उन्हीं से अपने जीवन के लिए हम उन पर ही परजीवी होते हैं। और ये 190 वर्षों में नौकरी 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 ये कहते हुए पूरी शिक्षा व्यवस्था का प्राण ही समाप्त कर, उद्यमिता की हत्या हो गई, एंटरप्रेन्योरशिप है नहीं। आज हालात ये है कि कलेक्टर साहब के जो अर्दली होगा वो भले ही आपसे माफ कीजिएगा कि मैं दूसरी की आलोचना नहीं कर सकता, लेकिन अपने संगठन की तो कर सकता हूँ, उसमें लोग उसके लिए तो आप दुनिया भर के खुशामदी भी करते हैं और उसको बड़ी इज्जत से देखते हैं।
और उसको कभी कभी कुछ दक्षिणा में देके आता है। लेकिन अगली मेहनत से काम करने वाले खेतों के किसान और ईमानदारी से रहने वाले मजदूर या छोटे से किसी दुकान पर काम करके ईमानदारी से अपने जीविकोपार्जन करने वाले को हम ठीक नहीं मानते, क्योंकि हमारी नौकरी 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 के भक्त हैं। हमारा ईश्वर है नौकरी। हम मंदिरों में जाते हैं तो यही पूजा करते हैं कि भगवान मुझे नौकरी जल्दी दो, और पूरी जिंदगी यही तक सीमित है। एक अच्छी सी नौकरी, एक अच्छी सी पति या पत्नी, एक अच्छी सी गाड़ी, एक अच्छा सा फ्लैट, और माता पिता से दूर चले जाओ, जिन्होंने आपको गर्भ में रखा, जिन्होंने आपको हैंड होल्डिंग करके आपकी सारी गंदगी को समाप्त साफ करते हुए आगे बढ़ाया, उनको आप दहलीज से ठोकर मारकर बाहर कर सको। ये संस्कृति हमारी शिक्षा व्यवस्था से रिफ्लेक्ट हो रही है। आप सब महसूस करते हो, कोई नई बात नहीं कर। और वो बेटा या बेटी न तो स्वायत्तता को समझता है कि स्वतंत्रता क्या होती, न वो समानता को कुछ समझता है कि क्या अर्थ है इसका, न वो सामाजिक न्याय को सही संदर्भ में समझता है, लेकिन वह एक उच्छृंखल नितांत स्वार्थी, स्वायत्तता को स्वार्थ मानते। ऐसी स्थिति में उसकी स्वतंत्रता इतनी स्वच्छंद हो जाती है कि नितांत स्व के हित के परे उसके मन में स्वप्न में भी विचार नहीं। ये शिक्षा व्यवस्था का दोष है। आप कभी ये मत समझ रहे हैं कि ये बच्चे दोषी हैं या हम आप दोषी हैं। हमें आपको भी नहीं मालूम है कि हम कहाँ गलती कर डालते हैं, और गलतियां क्यों होती हैं। समझते शायद हम बुरे आदमी हैं या फला बुरा आदमी है, नहीं। जैसा मूर्तिकार ने मूर्ति गढ़ा है, मूर्ति वैसे दिखेगी। और मूर्ति गढ़ने का काम शिक्षा व्यवस्था करती है, मानव मूर्ति का। अगर शिक्षा व्यवस्था में स्वाभाविक ऑर्गेनिक अगर रूप से त्रुटियां हैं, तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था एक समर्थ व्यक्तित्व को गढ़ने में सफल नहीं हो सकती। और समर्थ व्यक्तित्व का मतलब होता है जो स्वयं में भी संगठित हो, स्वयं को भी समझता हो कि मैं कौन हूं, और उसकी सारी गतिविधियां नितांत अपने लिए नहीं, बल्कि परिवार, समाज, राष्ट्र, विश्व और प्रकृति सबके साथ एक संरेखण रखता, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं देयर मस्ट बी कंप्लीट अलाइनमेंट विद इंडिविजुअलिज्म, सोशल स्ट्रक्चर, फैमिली स्ट्रक्चर, नेशनल स्ट्रक्चर, ग्लोबल फ्रेमवर्क एंड द कॉस्मिक फ्रेमवर्क। ब्रह्मांडीय व्यक्तित्व है, और ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है दुनिया का अकेला दर्शन है जो कहता है शिवो हम सभी शिव हैं। ईशा वास्तविदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगदते तत्तेन मुञ्जीता मा ग्रह कस्य सिद्धनं यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनेव पश्यति सर्वभूतेष्टात्मानं ततो न विकुप्सते ततो को मोहः को शोकः एकत्वम् अनुपश्यति। ये दर्शन दुनिया के किसी भी दर्शन में नहीं, लेकिन हमने उनके उस कैपिटलिज्म को, इंडिविजुअलिज्म को अपना लिया जो हम अपने भी नहीं हैं। अगर मैं पूछूं, बच्चे तो बहुत ही अभी बच्चे छोटे हैं, बहुत सामान्य माताएं बहनें उस स्तर की दार्शनिक भित्त तक जाने का उन्हें मौका नहीं मिला है, लेकिन जो बंधु बांधव हैं, वो शिक्षित हैं, जिनको अवसर दिया है व्यवस्था ने, अगर वो मूल्यांकन करें कि आप हैं कौन, सबसे पहला जो दर्शन, दुनिया का कोई दर्शन, माँ भगवती, माँ सरस्वती की कृपा से, मैं कोई अहंकार में नहीं कह रहा हूं, प्रोफेसर मुझे मौका मिला, मैंने चारों वेदों के भाष्य
शव दर्शन, आर्य उपनिषद, बुद्धिज्म, जैनिज्म, संगम लिटरेचर, सिखिज्म, कन्फ्यूशियस, सिंटोइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जुडोइज्म और वेस्टर्न फिलोसफी के फेर से लेकर के सार तक के 45 फिलोसफरों को पढ़ने की कोशिश किया। और इसके बाद मैं ऐसे नहीं बोलता हूं कि जैसे भजनों में बोल देते हैं भारत माता की जय, नारो मालूम नहीं भारत माता की है। और उस जयकारे को जयकारे में वास्तव में परिवर्तित करने के लिए हमारे द्वारा किन स्वभाव की आवश्यकता है, किन गुणों की आवश्यकता है, किस कंट्रीब्यूशन एंगेजमेंट की आवश्यकता पूरी बात। उसके लिए क्या कह देते हैं, सत्य सनातन की जय, सनातन पूरी दुनिया में श्रेष्ठतम दर्शन है। मैं भी कह, लेकिन अगर IITian बच्चा कोई, जैसे भी मनीष था कहाँ है, या कोई भी इस तरह के लोग जो साइंस टेक्नोलॉजी पढ़े हुए हैं या नहीं भी पढ़े, उन बच्चों के युवाओं के दिमाग में एक प्रश्न आता है, कैसे, मुझे बताओ तो, कैसे श्रेष्ठतम, कैसे श्रेष्ठ हो सकते, श्रेष्ठतम कैसे। मैं कह दूं कि जो सामने बैठे हैं भाई साहब, ये यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं श्रेष्ठतम हैं, और तुम लोग ताली बजाओ श्रेष्ठतम है। अरे भाई, हमने क्या बाकी लोगों का अध्ययन किया? क्या मैंने विश्लेषण कर लिया? क्या जितने लोग हैं सबके व्यक्तित्व, कर्तृत्व का विश्लेषण करने के बाद तुलनात्मक ही तो कहने का मुझे अधिकार होगा कि ये श्रेष्ठतम है। उसके लिए भारत को ही नहीं, पूरी दुनिया को पढ़ना होगा, और पढ़ने के बाद आप भी उसी निष्कर्ष पर पहुंचोगे। लेकिन जब आप बुद्ध की भाषा में अपदीपोभव की तरह वहां पहुंचोगे, तब आपको आत्मविश्वास जागृत होगा। तब आप कठोपनिषद के उस वाक्य के साथ जो स्वामी विवेकानंद दोहराते थे, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान, उठो जागो, तब तक लक्ष्य के साथ पीछा करो जब तक की प्राप्ति नहीं होती। ये भाव तभी आएगा जब आपका आंतरिक पूर्णतः आश्वस्त होगा। सुने सुनाई बात बनी, और पूरी दुनिया के दार्शनिक जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं उनको मैं संकेत दे रहा हूं, पढ़ना। आजकल जो यूकोसेंट्रिक फिलॉसफी है 21वीं सदी की, जो कहती है कि आज की शिक्षा और आज की व्यवस्था, आज की विश्व की आर्थिक गति, आज विश्व की टेक्नोलॉजी की गति जहां पर दुनिया को ले जा रही है, पूरी दुनिया का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा भस्मासुर की तरह। ये वेस्टर्न यूरोप के लोग हैं, हम भी कहें। और नार्वे से एक बहुत बड़ा फिलोसोफर है, इकोसेंट्रिक का, नार्वे का, वेस्टर्न यूरोप का, वो कहता है अगर दुनिया को बचाना है, ले लीजिए, भारत की संस्कृति की ओर देखो। ले लीजिए, कौन सी संस्कृति जो हम जी रहे हैं? जो संस्कृति हम जी रहे हैं वो तो अंग्रेजों के नकलची है। इस संस्कृति की बात कोई नहीं कह रहा। हम तो उपभोक्ता हो गए, कंज्यूमर है, प्रोडक्ट के भी कंज्यूमर है, थॉट के भी कंज्यूमर है, शिक्षा व्यवस्था के भी कंज्यूमर है। मुझे हंसी आती है कि बहुत सारे लोग, आप सब लोग एकेडमी नाम बहुत देख रहा था, कि बच्चे ने भी लिखा है वीरलन एकेडमी, वीरलन एकेडमी नाम है। बहुत सारे लोग एकेडमी कहते हैं। आपको मालूम है एकेडमी शब्द कहां से है? गरिमा लगती है ना एकेडमी शब्द लिखने में, थोड़ा अट्रैक्ट होंगे लोग, उनको बहुत अच्छा लगता है। एकेडमी शब्द आया कहां से? एकेडमस नाम का एक पौराणिक मिथक हीरो यूनान में होता था, उसको प्लेटो ने उसी के नाम पर अपनी जो शिक्षण व्यवस्था थी उसका नाम रख दिया प्लूटोज एकेडमी। इतने नकलची हम हैं कि हम भगवान राम और कृष्ण गुरुकुलों में पढ़े, संदीपनी और वशिष्ठ के यहाँ, तो वशिष्ठ गुरुकुल लिखने में शर्म लगती है, और प्लेटो के एकेडमस जो एक पौराणिक है, वास्तविक हीरो नहीं है, उसके नाम पर पूरी दुनिया एकेडमी एकेडमी एकेडमी, जैसे लगता है एकेडमी का मतलब ज्ञान का भंडार।
ये पौराणिक मित्र है। ऐसे एक एक शब्द पर जाएंगे तो आपको ताज्जुब होगा। मुझे तो एक हंसिया, एक दिन में बलिया में गया था 24 साल, उन्होंने विद्यालय का नाम लिखा था द कोलंबस एकेडमी। अरे हमने कहा वास्को डी गामा और लिख दो इसमें नीचे, काय कोताही कर रहे। ये है हमारी वैचारिक दरिद्रता, वैचारिक गुलामी। अनजाने ही हमारे रक्त प्रवाह में, हमारे जीन्स के संचालन में घुस गई है वो, जिसका विरोध करने पर लोग कहेंगे ये तो कंजर्वेटिव हो गए, ये तो भारत की संस्कृति की बात करने का मतलब पिछड़ापन। और यूरोप कह रहा है कि अधुनातम दर्शन लेटेस्ट अल्ट्रा मॉडर्न फिलॉसफी 21वीं सदी की होगी अगर दुनिया को बचाने के लिए, तो भारत के उपनिषद होंगे, ये वो कह रहे हैं। लेकिन हम स्वीकार करने में भी लेट हो रहे हैं, क्योंकि जो करेंगे उसका नकल हम करेंगे ना। तो जब वो 50 साल 60 साल 100 साल में फिर आगे बढ़ जाएंगे दर्शन को मान के, तो फिर नकल करना शुरू करेंगे। नकलचियों से देश नहीं, अन्वेषकों से देश। हिस्ट्री वही क्रिएट करता है जो इनोवेटर होता है। कंज्यूमर इतिहास नहीं बनाता, इंटरप्राइजेज इतिहास बनाती, उद्यमिता इतिहास बनाती। इसलिए भारत की शिक्षा व्यवस्था में सबसे मूलभूत परिवर्तन की जो जरूरत है वह है विचार परिवर्तन। एक कथानक है, योग वशिष्ठ, कितने लोगों ने सुना है? बहुत ईमानदारी से हाथ उठाइए। राकेश पांडे जी हाथ उठाए हुए, आप हाथ उठाए। अब बताओ, सैकड़ों करोड़ रुपए का मंदिर राम का बन गया भगवान, और मेरे ख्याल से लाखों लोग अयोध्या का इनकम भी बढ़ाने चले गए होंगे। आप में से मुझे लग रहा सभी लोग दर्शन कराए होंगे, हमारी बेटियां और बहुएं माताएं भी सब कराई होंगी। लेकिन जिस योग वशिष्ठ ने राम को एक मनुष्य से भगवान बना दिया, उस विचार को नहीं जाना, उस विचार को नहीं जाना। ठीक हो जाने, अरे भाई 3 साल का बच्चे का मूड खराब होने लगा, देश कहां जाएगा? भगवान राम का भी 16 साल की उम्र में मूड ऑफ हुआ था। उनके उस मूड को सेट करने के लिए गुरु वशिष्ठ ने जो 30,000 श्लोकों में वर्णित जो योग वशिष्ठ है, उसके आधार पर ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने राम से कहा, हे राम, तुम अवसादग्रस्त हो गए, तो इतिहास का निर्माण नहीं कर सकते हो, तुम मानवता का कोई कल्याण नहीं कर सकते हो। नैराश्य में डूबा हुआ, मरण धर्मिता में डूबा हुआ उत्साहहीन व्यक्तित्व कभी भी न अपना भला करता है, न राष्ट्र का भला करता है, न समाज का भला करता है। तो उन्होंने कहा कि मुझे कैसे कैसे करूं गुरुदेव? उन्होंने कहा, सत्संग, शम, संतोष, विचार, अध्यात्म शास्त्र अध्ययन, ये करो। तो बोले इसमें श्रेष्ठ क्या है? तो गुरु वशिष्ठ ने कहा, विचार। तुम्हारा अगर विचार ठीक होगा तो तुम्हारी सारी गतिविधियां ठीक होंगी, अगर विचार गलत होगा तो तुम्हारी गतिविधियां ठीक नहीं रहेगी। इंटेंशन उसी से कर विचार। आदि शंकराचार्य से किसी ने प्रश्न किया, गुरुदेव किम दीर्घ रोगो, संसार में सबसे बड़ा रोग क्या है? उन्होंने कहा, भवई एव साधो, ये संसार ही अपने आप में रोग है। जब उन्होंने पूछा, आचार्यवर किम औषधम तंत्र, इसकी औषधि क्या है? तो उन्होंने कहा, विचार एव साधो, एकमात्र विचार ही तुम्हारा उपचार है। और ये चरक संहिता में भी हम लोग जो आजकल रोगी घर के एलोपैथ की दवा घूमते हुए तमाम विकृतियां और पैदा करते रहते हैं बाय प्रोडक्ट के रूप में, आचार्य चरक ने कहा, प्रज्ञा अपराध ही
सबसे बड़े रोग का कारण है। और हमारा स्वास्थ्य बलिष्ठ होना या जिम में जा करके 3 पैक बनाना नहीं है। समदोष समागरिष्ठ समधातु बलक्रिय प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन स्वस्थ धीय। स्वस्थ होने के लिए आत्मा इंद्रिया मन भी हमारे प्रसन्न होने। और ये 19वीं शताब्दी में फ्राइड की साइकोलॉजी के बाद वहां पर ये शुरू हुआ। और हम हजारों साल से प्रज्ञा अपराध, मतलब अगर कोई गलत नैतिकता से भिन्न कोई कार्य करते हो, यम नियम शब्द से भिन्न कोई काम करते हो, तो तुम्हारे में मानसिक रोग होगा और मानसिक रोग शारीरिक रोग से अस्वस्थ कर। ये दृष्टि आधुनिकतम है या इनकी दृष्टि आधुनिकतम है कि नाक का अलग डॉक्टर, आंख का अलग डॉक्टर, कान का अलग डॉक्टर, गले का अलग डॉक्टर, सारे डॉक्टर 20 डॉक्टर खड़ा करो तो तुम्हारा उपचार हो। और अपना विचार ठीक नहीं करो। विचार नहीं ठीक करोगे तो रोग दवाइयों से नहीं ठीक होते। रोग ठीक होता है उत्साह से, रोग ठीक होता है वैचारिक लाभ से। आपकी न्यूक्लियस क्या है विचारों, उससे आप स्वस्थ होते, उससे ऊर्जावान होते। ये जो हमारी दृष्टि का, मैं फिजिक्स का विद्यार्थी हूं, न्यूक्लियर फिजिक्स, और मैंने वैशेषिक दर्शन पढ़ा ही नहीं। तो मुझे लगता था यार ये दुनिया में न्यूटन ही है जो विज्ञान का जनक। एक दिन मैं वैशेषिक दर्शन अपनी नौकरी के दौरान ही मेरी कोशिश थी स्वाध्याय करने की 2 घंटे मेरी, तो वैशेषिक दर्शन इसे पलटने लगा कि है क्या। तो जब उसकी गहराई में गया तो मुझे लगा कि 2500 कम से कम पहले, जो अंग्रेज भी स्वीकार करते हैं, यूरोपियन स्वीकार करते हैं कालखंड को, 2500 साल पहले महर्षि कणाद ने विज्ञान का, भौतिक पदार्थों के अध्ययन का सुव्यवस्थित, विश्लेषणात्मक, तथ्यपरक, तर्कयुक्त, प्रमाण युक्त अगर प्रयास कहीं पर भौतिकी में हुआ है तो वो है महर्षि कणाद का वैशेषिक दर्शन। और जब तक हम नहीं पढ़े थे तैत्तिरीय उपनिषद की शिक्षा वल्ली, तैत्तिरीय उपनिषद की ब्रह्मानंद वल्ली, तैत्तिरीय उपनिषद की भृगुवल्ली, तब तक मुझे लगता था कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ही सबसे बड़ी शिक्षण पद्धति है। लेकिन जब तक हमने नहीं पढ़ा था उपनिषद को, बुद्ध के अपदीपो भो को, कार्यकारिणिका सिद्धांत को, शून्यता को, प्रतीत समुत्थान को, जब तक हमने नहीं पढ़ा था जैन दर्शन के उद्गम दर्शन को और अनेकांतवाद को, जब तक मैंने वेदांत को ठीक से नहीं पढ़ा था, तब तक मुझे भी लगता था कि ये पाश्चात्य लोग ठीक कह रहे हैं कि हमको माइथोलॉजी है। लेकिन जैसे इन दर्शनों को पढ़ा तो मुझे लगा कि मैं कितना भ्रमित भारतीय हूं, कि मैं सकल सूरत से तो भारतीय हूं, लेकिन विचारों से तो उसी तरह का अंग्रेजों से भी बदतर एक न्यूनतम श्रेणी का व्यक्तित्व बन गया। मैं भारत को ही नहीं जानता। बंधुओं, महर्षि अरविंदो ने एक बार कहा था 1940 में, ये कौन सी भारत की शिक्षा है जिसमें भारत दिखता ही नहीं, जिसमें न भारत का दर्शन दिखता है, न भारत की प्राकृतिक संपदा दिखती है, न भारत की वैचारिक संपदा दिखती है, न भारत की सांस्कृतिक संपदा दिखती है, न भारत के तीर्थ दिखते हैं, न भारत के त्योहारों के पीछे का दर्शन दिखता है। ये कौन सी भारत जिसमें भारत की आत्मा ही नहीं। ये ढांचा भारत का है और आत्मा यूरोप की न्यूक्लिएट की गई। क्या आप ऐसी शिक्षा ही चाहेंगे जीवन भर? क्या बस मैकाले को गाली देने से ही आपकी तुष्टि हो जाएगी, उसके लिए आप कुछ भी कदम बढ़ाने को तैयार नहीं है? अगर कदम बढ़ाने को तैयार है तो आइए भारतीय शिक्षा बोर्ड की यात्रा से सहयात्री बनकर एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक परिवर्तन का पांचजन्य करना पड़ेगा। किसने देखा था? 1860 में जापान एक हरा थका हुआ देश था,
जब उसने अपनी शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन किया और जापान की ज्ञान परंपरा को और उसके दर्शन सिंधुइज्म को शिक्षा व्यवस्था के केंद्र में रखा, ठीक 45 साल बाद जापान दुनिया के प्रथम 5 शक्तिशाली राष्ट्रों में हो जाता है। चाइना, ये चाइना आपका हमारे साथ ही स्वतंत्र हो 2 साल प्लस माइनस। ये चाइना आज अमेरिका को आंखों में आंख डाल करके कह रहा है कि खबरदार, अगर तुमने मुझे टैरिफ की धमकी दी तो मैं तुम्हें क्रिटिकल अर्थ मिनरल लिथियम, जिंक, कोबाल्ट, ईडियम, पैलेडियम, यूरेनियम, थोरियम तुम्हें एक्सपोर्ट करना बंद कर देंगे। ट्रंप जैसा व्यक्ति घुटनों पर आकर के कहता है कि शी जिनपिंग तो हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं और 125% से 25% घटा दिया तुरंत एक हफ्ते के। और अभी भी चाइना कहता है कि खबरदार मेरी और आगे मत करिए, नहीं तो मैं तुम्हारा ये एक्सपोर्ट बंद कर दूंगा। इससे क्या होगा? जब जिंक, कोबाल्ट, ईडियम, पैलेडियम, यूरेनियम की जरूरत है और पूरी दुनिया के 75% उपलब्ध इन मिनरल्स पर रिफाइनिंग, प्रोसेसिंग सब करते हुए पूरी दुनिया के सप्लाई चेन के 75% पर चाइना ने कब्जा कर लिया। हमारे यहाँ भी, क्योंकि हमारे युवा ज्ञान सृजन करने की जो आपको विश्वास होना चाहिए, जो दृष्टि होनी चाहिए, जो दक्षता होनी चाहिए, वो नहीं है। हम सिर्फ भ्रामक नारों तक सीमित होकर भारत के दर्शन को भूलकर पाश्चात्य के उपभोक्ता बन रहे हैं। भारतीय शिक्षा बोर्ड आधुनिक जितना भी विज्ञान है, मैथमेटिक्स है, टेक्नोलॉजी का अध्ययन है, जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो कह रही है, उसको 100% उसके फ्रेमवर्क को पूर्ण करते हुए उसमें प्रत्येक कक्षा में, प्रत्येक विषय के प्रत्येक चैप्टर में आधुनिकतम सामर्थ्य को विकसित करने के साथ साथ भारतीय ऐतिहासिक सांस्कृतिक यात्रा में कहीं भी यदि कोई ज्ञान सृजन हुआ है तो उसको बिना थोपे हुए सहजता से उस चैप्टर में एक ऑर्गेनिकली घूम करके खुद करके रखा है। इतना ही अंतर है। ये कोई पोंगापंथी अंधविश्वास जो भ्रम फैला हुआ है, ऐसा बोर्ड नहीं है। ये बोर्ड इस दुनिया के विज्ञान, प्रौद्योगिकी, स्पेस टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, अल्टरनेटिव एनर्जी सोल्यूशन, एआई सॉल्यूशंस की ओर बच्चों के अंदर सामर्थ्य विकसित करते हुए और नौकरी की बजाय उद्यमिता का भाव विकसित करने के लिए, प्रमाद की बजाय पुरुषार्थी बनाने के लिए, उद्यमिता की भावना से उत्प्रोत होकर पुनः इस राष्ट्र को उस वैभवशाली राष्ट्र की ओर ले जाना है जो 11वीं शताब्दी एक यज्ञ भाव से महायज्ञ में अपनी ऊर्जा को संनिधित्व करें। और यकीन मानिए, अगर इस देश के 60 वर्ष के ऊपर के बहुत सारे विद्वान हैं, बहुत सारे सामर्थ्यवान लोग हैं, अगर एक एक गली, एक एक गांव, एक एक मोहल्ला पकड़ लेंगे तो निश्चित रूप से भारत विश्वगुरु हो जाएगा, निश्चित रूप से भारत आत्मनिर्भर होगा। वरना हम नारों में उलझ करके एक दूसरे से झगड़ते रहेंगे, एक दूसरे पर लांछित करते रहेंगे, एक दूसरे पर ब्लेम गेम करते रहेंगे और ये सोचते रहेंगे कि चौबे जी के घर में तो पैदा हो जाए भगत सिंह और मेरे घर में पैदा हो हर्षद मेहता। ऐसा नहीं हो। अपने सबके घर में पहले भगत सिंह, सुभाष बोस को पैदा करने की दृष्टि लानी पड़ेगी, तब राष्ट्र का निर्माण होता है। पड़ोसी में तलाशोगे चंद्रशेखर आजाद और अपने में तलाशोगे पस्टीन को। आते समझ रहे हैं ना पस्टीन फाइल की बात? आप क्या करना चाहते? अगर भारत को खड़ा करना है बंधु तो भारत के साथ जुड़ो। मुझे अच्छा लगा कि जब ये नए बच्चे कुछ लिखे, मुझे मनीष को इसलिए बुलाया कि ये कम से कम नए बच्चे अगर स्वीकार करने को तैयार हैं इस दृष्टि को, तो मुझे भारत में युवाओं के माध्यम से एक असीम संभावनाओं का
एक सूरज उगता हुआ दिखा। और मैं तमिलनाडु से लेकर के कश्मीर तक, और यकीन मानिए मैं जब कश्मीर गया 2 दिन गोष्ठी किया, वहां सारे इस्लामिक समुदाय के विद्यार्थी के राष्ट्र के विचार करोगे, संस्कृति के विचार करोगे और समूचे मानवता इसलिए होगा नहीं। उस दृष्टि से पढ़ाओगे तभी भारत में खड़ा होगा और आने वाली पीढ़ियां आपकी ऋणी होगी, वरना आने वाली पीढ़ियां भी हमको आपको उसी तरह कोसेंगी जैसे हम अपनी पुरानी पीढ़ी को कोसते चले आ रहे हैं 190 वर्षों से। इन्हीं शब्दों के साथ आयोजकों को हृदय से पुनः प्रणाम, माँ शारदा को प्रणाम, आप सभी के अंदर अंतर्भुक्त माँ सरस्वती के उस अभिज्ञान परिज्ञान और प्रज्ञा को प्रणाम, और प्रोफेसर चौबे साहब को और आप सभी को प्रणाम। एक श्रोता के रूप में इतने धैर्य से आपसे सुना, वक्ता होना आसान है, श्रोता होना बहुत ही कठिन है, ये मैं जानता हूँ, लेकिन बाध्यता मेरी है कि भारत की बात करनी है तो आई हैव टू स्पीक लाउडली। अगर हम नहीं बोलेंगे तो ये कानों में, पर्दे में स्पंदन नहीं होगा, न्यूरॉन्स में स्पंदन नहीं होगा, क्योंकि जो गलत परोसने वाले हैं तो बड़े गाजे बाजे ढोलक तमाशे के साथ गाते हैं। वो तो आप ऐसे बैठ जाते हैं उनके दिमाग में कि भारत यही है। भारत जातिवाद नहीं है, भारत भाषाओं का विवाद नहीं है, भारत क्षेत्रीय विषमताओं का युद्ध नहीं है, भारत जाति विशेष का मोनोपोलिस्टिक अधिकार अथॉरिटी नहीं है। भारत 140 करोड़ देशों का आचार्य चाणक्य की भाषा में अखंड भारत है और उसी का निर्माण करना भारतीय शिक्षा बोर्ड का लक्ष्य है। आपको बहुत बहुत प्रणाम। चाइना बहुत तेजी से आगे बढ़ा। अचल अमल मना द्रोण समाना शमयम नियम शील मुख नाना कवच भेद विप्र गुरु पूजा तेहि सम विजय उपाय दूजा। इससे जीतो। सब टीचर्स आगे बैठे हैं। अर्थ समझ में आया? क्रिया विधि सत्वे भवति महता, उपकरणों से विजय नहीं होती, सबको से। अगर आप अपनी पुस्तकों का, अपने नियत का सबको बोलोगे बेटा, कहना पड़ेगा बात, जो पिज्जा की